2020 से जब से कोरोना वायरस आया तो वैक्सीन टर्म बहुत ज़्यादा फेमस हो चुका है। सभी कोई वैक्सीन वैक्सीन कोरोना का वैक्सीन कब आया, कोरोना का वैक्सीन लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए, ये चीज़ एक मैटर बन चुका है। ओके, तो कोई बोलता है कोरोना का वैक्सीन लगाना चाहिए और कोई बोलता था कि कोरोना का वैक्सीन नहीं लगाना चाहिए। आखिर इस मैटर पे क्यों चर्चा हो रहा था कि वैक्सीन यूज होना चाहिए और वैक्सीन यूज नहीं होना चाहिए? इस चीज को हम लोग आज की क्लास में डिटेल से देखेंगे। 200 BC से ही वैक्सीन की कहानी शुरुआत होती है। जब उस टाइम में कुछ नहीं था तो प्लेग आया था और प्लेग की वजह से दुनिया में बहुत लोगों का डेथ हुआ था और प्लेग को ब्लैक डेथ भी बोला गया क्योंकि प्लेग से काफी लोग मर चुके थे। तो फिर प्लेग के बाद फिर दूसरा पेंडेमिक आया। दूसरा पेंडेमिक था स्मॉल पॉक्स। स्मॉल पॉक्स पूरे दुनिया में फैला करीब 18th सेंचुरी में। 18th सेंचुरी की कहानी है जब स्मॉल पॉक्स पूरे दुनिया में फैल चुका था और स्मॉल पॉक्स का कोई ट्रीटमेंट नहीं था, कोई इलाज नहीं था और काफी लोग मर रहे थे। बोला जाता है कि जितना लोग थे उसमें वन थर्ड लोगों को स्मॉल पॉक्स हो रहा था। ओके, मतलब 99% में 33% को स्मॉल पॉक्स हो जाता था और इसमें बहुत ज्यादा लोग मर जाते थे। इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं था या फिर कोई बचता भी था तो उसका चेहरा खराब हो जाता था। चेहरा खराब मीन्स स्मॉल पॉक्स में थोड़ा सा पिंपल्स लाइक स्ट्रक्चर आ जाता था पूरे फेस में, तो वो फेस को ही पूरा खराब कर देता था, पहचाना नहीं जाता था। ओके, जैसे आज कोई राहुल है, ये राहुल है, इसको स्मॉल पॉक्स हुआ है तो इसका ट्रीटमेंट नहीं होता था, ट्रीटमेंट के बिना ही मर जाता था। या फिर ये बच्चा भी, जिंदा बच्चा भी, तो इसका चेहरा खराब हो जाता था। ये राहुल पहचानने लायक नहीं रहता था कि राहुल ही है। ओके, तो उसी समय एक इंग्लिश फिजिशियन एडवर्ड जेनर थे। ये प्रोफेशनली डॉक्टर थे और इनका माइंड स्मॉल पॉक्स की तरफ गया और इन्होंने सोचना शुरू किया कि आखिर स्मॉल पॉक्स का ट्रीटमेंट कैसे किया जा सके। तो उन दिनों दूध बेचने वाले उसके गांव के आसपास कुछ दूध बेचने वाले थे और दूध बेचने वाले को काऊ पॉक्स हुआ था और काऊ पॉक्स होने की वजह से आपस में वो लोग बात कर रहे थे कि मुझे काऊ पॉक्स हुआ है तो मुझे कभी भी स्मॉल पॉक्स नहीं होगा। और इन बातों को एडवर्ड जेनर ने सुन लिया कि यदि किसी को काऊ पॉक्स हुआ है तो उसको स्मॉल पॉक्स नहीं होगा। तो फिर एडवर्ड जेनर ने इस पे सोचना स्टार्ट किया और इन्होंने क्या किया कि मिल्क मेड के हैंड्स में, मिल्क मेड के हैंड्स में जहां पे काऊ पॉक्स हुआ था वहां पे स्कैब था, स्कैब्स ऑफ काऊ पॉक्स प्रेजेंट था और ये मिल्क मेड बोल रहा था कि इसको कभी भी स्मॉल पॉक्स नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसको ऑलरेडी काऊ पॉक्स हो चुका है। काऊ पॉक्स का वायरस और स्मॉल पॉक्स का वायरस दोनों एक दूसरे से रिलेटेड वायरस है। ओके, अप्रोक्सीमेटली सेम वायरस होता है। तो एडवर्ड जेनर ने क्या किया, इस पर्सन के हैंड्स के जो सोर्स है, घाव है, उस घाव में मटेरियल्स था। ओके, फ्लूइड, इसके फ्लूइड को एक 8 इयर्स ओल्ड बॉय के बॉडी में डाला, वो कट करके इंजेक्ट किया और उस बॉय का नाम था जेम्स फिप्स। ओके, तो 8 इयर्स का बॉय जेम्स फिप्स के बॉडी को कट करके मिल्क मेड का काऊ पॉक्स से मटेरियल्स को निकाल करके इसके बॉडी में डाला। तो देखा कि जेम्स फिप्स को
थोड़ा दिनों के लिए फीवर आता है, थोड़े से पिंपल्स लाइक स्ट्रक्चर आता है, मतलब काउपॉक्स जैसा, लेकिन फिर ये रिकवर हो जाता है, कुछ दिनों के बाद ये अच्छा हो जाता है। ओके, तब फिर एडवर्ड जेनर ने सोचा कि इसको यदि काउ पॉक्स का मटेरियल्स दिया गया तो इसको स्मॉल पॉक्स नहीं हुआ, तो मतलब इससे वैक्सीन बनाया जा सकता है। तो फिर यही चीज सेम प्रोसेस डिफरेंट लोगों में करना स्टार्ट किया। जब डिफरेंट लोगों में स्टार्ट किया तो ही गॉट सक्सेस। एडवर्ड जेनर इसमें सक्सेस हो गए कि जिसमें भी ऐसा चीज करता था तो उसको स्मॉल पॉक्स नहीं होता था। तो इस तरह से सबसे फर्स्ट वैक्सीन स्मॉल पॉक्स का एडवर्ड जेनर ने डिस्कवर्ड किया। ओके, इन्होंने सबसे पहला वैक्सीन बनाया, वर्ल्ड फर्स्ट वैक्सीन। करीब 1796 में ये काम इन्होंने किए थे। ओके, और शुरू शुरू में तो एडवर्ड जेनर की लोग बहुत सारे साइंटिस्ट क्रिटिसाइज कर रहे थे कि जो है काउ पॉक्स है, काउ पॉक्स मटेरियल्स को किसी अच्छे इंसान में ट्रांसफर कर दें तो क्या उसको स्मॉल पॉक्स नहीं होगा, कोई मानने को रेडी नहीं हो रहा था, उसका बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज हो रहा था। लेकिन एडवर्ड जेनर इस चीज की ओर आगे बढ़ते रहे और लास्ट में इन्होंने सक्सेस पाया। ओके, तो फर्स्ट वैक्सीन इन्होंने बनाया स्मॉल पॉक्स का, वर्ल्ड फर्स्ट वैक्सीन। ओके, तो इसलिए एडवर्ड जेनर को बोला जाता है फादर ऑफ वैक्सीनेशन। और आप लोग ऑलरेडी देख चुके हैं कि एडवर्ड जेनर इज आल्सो नोन एज फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी, इसको इम्यूनोलॉजी का भी फादर बोला जाता है। ओके, एडवर्ड जेनर के बाद करीब 1855 में लुइस पास्चर आए और लुइस पास्चर ने फिर से बहुत सारे वैक्सीन की डिस्कवरी की है। तो लुइस पास्चर ने क्या किया, लुइस पास्चर ने एक चिकन में एक्सपेरिमेंट करना स्टार्ट किया, चिकन में। ओके, इन्होंने फॉल को लिया, बहुत सारे चिकन को लिया और पोल्ट्री जो होता है पोल्ट्री में गया। पोल्ट्री में जाने के बाद चिकन में जो कोलेरा का बैक्टीरिया होता है, कोलेरा का बैक्टीरिया डाल करके एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। जैसे यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखा दूं, जैसे मान लीजिए ये चिकन है, ये दूसरा चिकन है, ये तीसरा चिकन है। ओके, फॉल है, इसमें बैक्टीरिया डाला कोलेरा का तो बेचारी मर गई। ओके, फिर इसमें बैक्टीरिया डाला तो ये भी बेचारी मर गई, इसमें डाला तो इसको भी कोलेरा से ये सब मर गई। ओके, तो बहुत बार लुइस पास्चर ऐसा कर रहे थे, तो ये हर सिचुएशन में देख रहे थे कि जो चिकन है कोलेरा की वजह से मर जा रहा है। बेचारे ऐसा एक्सपेरिमेंट करते करते थक गए तो कुछ दिनों के लिए छुट्टी लेकर के ये बाहर घूमने फिरने गए। ओके, और लैब में इन्होंने कहीं पे बैक्टीरिया को छोड़ दिया था, कल्चर कर दिया था। ओके, कुछ दिनों के बाद जब रिटर्न आए तो ये जो कल्चर्ड बैक्टीरिया था, इसी बैक्टीरिया का यूज किया अच्छे नए चिकन में, फॉल में। ओके, एक्चुअली इस फॉल में क्या किया कि ये जो बैक्टीरिया था इसके पास और ज्यादा फॉल था नहीं। ओके, या फिर चिकन इसके पास ज्यादा था नहीं, तो इन्होंने क्या किया, ये जो पहले से बैक्टीरिया, कल्चर्ड बैक्टीरिया था, इसको डालना शुरू किया। जब डाला तो देखा, सभी फॉल में डाला, सभी चिकन में, तो देखा कि कोई भी चिकन नहीं मर रहा है, सब चिकन यूं ही जिंदा रह गया। थोड़ा सा इधर उधर हुआ, तबीयत खराब हुआ चिकन का, लेकिन फिर सारी मुर्गियां जिंदा हो रहा। ओके, मरा नहीं। तो फिर इसको लगा कि अरे ये बैक्टीरिया का कल्चर तो बहुत दिन पुराना हो गया है, इसलिए जिंदा हो गया होगा। तो फिर लुइस पास्चर ने क्या किया कि न्यू बैक्टीरिया कल्चर किया, फ्रेश बैक्टीरिया, कोलेरा का फ्रेश बैक्टीरिया कल्चर किया और फ्रेश बैक्टीरिया कल्चर करके इसी में डाला तो भी नहीं मरा।
तो फिर इन्होंने इसको आइडिया मिला कि यदि वीकेंड या फिर इनएक्टिवेटेड बैक्टीरिया पहले डाला जाए तो उसका इम्यून डेवलप हो जाता है, और फिर यदि सेम बैक्टीरिया उसको अटैक करेगा तो उसका इम्यून सिस्टम उस बैक्टीरिया के अगेंस्ट फाइट कर सकता है। ओके, तो इस तरह से लुईस पास्चर ने चिकन कोलेरा का वैक्सीन डेवलप किया। इसके अलावा इन्होंने एंथ्रेक्स का वैक्सीन डेवलप किया और इन्होंने रेबीज का भी वैक्सीन डेवलप किया। ओके, लुईस पास्चर ने। और अब आ जाइए वैक्सीन की हम लोग बात करते हैं। और एक चीज, लुईस पास्चर को हम लोगों ने देखा था कि ये बहुत सारी टेक्निक दिए हैं, पास्चुराइजेशन टेक्निक दिए हैं। पास्चुराइजेशन टेक्निक के अलावे जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज दिए हैं। इसके अलावे इन्होंने बहुत सारे वैक्सीन की भी डिस्कवरी किए। इसलिए मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी का फादर लुईस पास्चर को ही बोला जाता है। ओके, अब आ जाइए, अब हम लोग वैक्सीन को देखते हैं। वैक्सीन टर्म कहां से आया है? वैक्सीन टर्म की यदि बात किया जाए तो ये आया है वेका। वेका मीन्स होता है काउ। लैटिन में एक टर्म होता है वेका, वेका मीन्स होता है काउ। एक्चुअली फर्स्ट वैक्सीन डेवलप हुआ था काउ पॉक्स से, काउ पॉक्स। ओके, तो इसलिए काउ पॉक्स के जगह में काउ, काउ के लिए एक टर्म हुआ वेका, वेका से टर्म आ गया वैक्सीन। ओके, तो सबसे फर्स्ट टाइम वैक्सीनेशन टर्म का यूज किया था एडवर्ड जेनर ने। ओके, और वैक्सीन से भी पहले जब एडवर्ड जेनर नहीं थे तो उससे भी पहले एक टर्म आता था वेरुलेशन। वेरुलेशन क्या होता था कि यदि इन्फेक्टेड पर्सन है, इन्फेक्टेड पर्सन में कोई डिजीज हुआ है तो उसके जो सोर है, घाव है, उस डिजीज का बैक्टीरिया दूसरे पर्सन को डाल दिया जाता था, तो उससे उस पर्सन में डिजीज नहीं होगा। इसको बोला जाता था वेरुलेशन। तो एडवर्ड जेनर से भी पहले वेरुलेशन चलता था। लोग अपने को किसी डिजीज से बचाने के लिए वेरुलेशन का यूज करते थे। ओके, इस तरह से तब वैक्सीनेशन स्टार्ट हुआ, वैक्सीन देना स्टार्ट हुआ। एडवर्ड जेनर ने जब काउ पॉक्स का मटेरियल्स हेल्दी पर्सन में ट्रांसफर किया था तो इस टाइम में इन्होंने पहले काउ पॉक्स का मटेरियल ट्रांसफर किया था, इसके बाद फिर स्मॉल पॉक्स का मटेरियल्स को ट्रांसफर किया था। ओके, पहले तो काउ पॉक्स का मटेरियल ट्रांसफर किया, देखा कि ये हेल्दी हो गया, फिर बाद में क्या किया कि इसके अंदर जो स्मॉल पॉक्स वाले पर्सन थे उसके सोर्स से स्मॉल पॉक्स का मटेरियल निकाल करके हेल्दी पर्सन में डाला, तो देखा कि इसको स्मॉल पॉक्स नहीं हुआ। ओके, तो इस तरह से इन्होंने वैक्सीन की स्टार्ट की थी। ओके, तो अब चलिए, अब हम लोग वैक्सीन को देखते हैं, वैक्सीन आखिर होता क्या है, आज के दिनों में वैक्सीन कैसे प्रिपेयर किए जाते हैं। जिस डिजीज के लिए वैक्सीन बनाना होता है उस डिजीज के एंटीजन या फिर पैथोजन से ही उसका वैक्सीन बनाया जाता है। ओके, जैसे कोरोना वायरस का वैक्सीन बनाना है तो कोरोना वायरस से ही कोरोना वायरस का वैक्सीन बनाया जाएगा। पोलियो का वैक्सीन बनाना है तो पोलियो वायरस से ही पोलियो का वैक्सीन बनाया जाएगा। मतलब जो डिजीज है, जिस पैथोजेन की वजह से कोई डिजीज उत्पन्न हो रहा है उसी पैथोजेन का यूज करके उस पैथोजेन के अगेंस्ट वैक्सीन बनाया जाता है। तो वैक्सीन कैसे बनाया जाता है? एक्चुअली पैथोजेन को वीक कर दिया जाता है, कमजोर कर दिया जाता है, या फिर पैथोजेन को किल कर दिया जाता है, मार दिया जाता है। ओके, या फिर उसी पैथोजेन के एंटीजेनिक पॉलीपेप्टाइड बना लिया जाता है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के थ्रू। ओके, तो हम लोगों के पास 3-4 ऑप्शन है। कौन कौन सा ऑप्शन है? पैथोजेन को किल कर देंगे, या फिर पैथोजेन को वीक कर देंगे, या फिर पैथोजेन का एंटी पॉलीपेप्टाइड बनाएंगे। ओके, पैथोजेन का एंटी पॉलीपेप्टाइड रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के द्वारा बनाया जाता है। ओके, तो वैक्सीन क्या हो गया? वैक्सीन को डिफाइन करने की बात आए तो सिंपली हम लोग बोल सकते हैं वैक्सीन एंटीजेनिक पॉलीपेप्टाइड ऑफ पैथोजेन या फिर
एटीन्यूटेट, एंटीजन एटीन्यूटेड मीन्स हुआ वीकेंड, वीक, ओके, वीक पैथोजन या फिर इनएक्टिवेटेड पैथोजन विच इज टेकन ऑरली और इंजेक्टेड इनटू ह्यूमन बॉडी टू प्रोवाइड इम्यूनिटी फॉर दैट पैथोजन, ओके। जिस पैथोजन के अगेंस्ट हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड करना है उसी पैथोजन को वीक करके ह्यूमन के बॉडी में इंट्रोड्यूस किया जाता है ताकि उसके अगेंस्ट हमें इम्यूनिटी मिल सके, ओके। और उस पैथोजन जिसको वीकेंड किया जाता है दैट इज कॉल्ड वैक्सीन। वैक्सीन ऑरली भी लिया जाता है और वैक्सीन इंजेक्शन के थ्रू भी लिया जाता है। जैसे पोलियो का वैक्सीन हम लोग लेते हैं, टीकाकरण, पोलियो में क्या किया जाता है, 2 खुराक, 2 बूंद, है ना, वो हुआ ओरल वैक्सीन, ओके। कोई कोई वैक्सीन होता है जो सुई के थ्रू दिया जाता है, इंजेक्टेड किया जाता है, ओके। तो वैक्सीन ओरली भी दिया जा सकता है और इंजेक्शन के थ्रू भी दिया जा सकता है। वैक्सीन ह्यूमन के इम्यून सिस्टम के मेमोरी पर बेस्ड होता है। मतलब जैसे पैथोजन को पहले हम लोग वीक करके ह्यूमन के बॉडी में डाल दिए, तो वीक पैथोजन यदि ह्यूमन के बॉडी में गया है तो ह्यूमन के इम्यून सिस्टम उसके अगेंस्ट रिस्पॉन्स देगा। तो अभी तो पैथोजन एक्चुअली वीक है तो पैथोजन अपना फुल इफेक्ट नहीं शो कर पाएगा, तो मतलब पैथोजन डिजीज काउज नहीं कर पाएगा, लेकिन इम्यून सिस्टम एक्टिव हो जाएगा, उसके अगेंस्ट रिस्पॉन्स करना सीख जाएगा। और एक्चुअल में कभी यदि फ्यूचर में वो पैथोजन अटैक करता है ह्यूमन के बॉडी में, ह्यूमन का मेमोरी बी और टी लिम्फोसाइट्स एक्टिव हो जाएगा और मेमोरी बी और टी लिम्फोसाइट्स एक्टिव होकर के उस पैथोजन को रिकॉग्नाइज कर लेगा और उसके अगेंस्ट इजीली एंटीबॉडी बना लेगा और उसको हरा देगा। तो इस तरह से वैक्सीन हमारे इम्यून सिस्टम के मेमोरी पर बेस्ड होता है, ओके। इस इवेंट को रिकॉर्ड कर लेता है। तो इस तरह से वैक्सीन बनाया जाता है। वैक्सीन के डिफरेंट टाइप्स होते हैं। कौन कौन सा टाइप्स होता है, तो फर्स्ट जनरेशन वैक्सीन, सेकेंड जनरेशन वैक्सीन एंड थर्ड जनरेशन वैक्सीन। फर्स्ट जनरेशन वैक्सीन क्या है, पैथोजन को यदि हम लोग इनएक्टिवेट करें या फिर लाइव पैथोजन का ही यूज करके वैक्सीन बनाएं तो इसको फर्स्ट जनरेशन वैक्सीन बोला जाता है। मतलब यहाँ पे डायरेक्ट हम लोग पैथोजन का ही यूज कर रहे हैं, ओके, किसी भी डिजीज के प्रिवेंशन के लिए। तो ये हार्मफुल होता है। कभी कभी मान लीजिए पैथोजन वीक नहीं हुआ, पैथोजन यदि पूरे इफेक्टफुल ही है, तो पूरे इफेक्टफुल पैथोजन यदि डाल इंट्रोड्यूस कर दिया जाए बॉडी में तो फिर वो हमारे बॉडी को हानि भी पहुंचा सकता है, डिजीज काउज भी कर सकता है, ओके। तो इसीलिए जब कोरोना वायरस का वैक्सीन बनाया जा रहा था तो हम लोगों को सुनने को मिल रहा था कि वैक्सीन लगाने से और कोरोना वायरस बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि उस केसेस में कहीं ऐसा हो सकता है कि जो कोरोना वायरस था वो इनएक्टिवेट नहीं हुआ था, वो जिंदा ही रह गया था। जिंदा रहने की वजह से यदि ह्यूमन बॉडी में इंट्रोड्यूस किया गया तो क्या होगा कि वो कोरोना कोविड-19 फैला देगा, ओके। तो यहाँ पे केयर करना होता है कि 100% वो इनएक्टिव होना चाहिए, ओके। तो इस चीज फर्स्ट जनरेशन वैक्सीन में इस चीज का केयर किया जाता है, ओके। तो इसमें इनएक्टिवेशन ऑफ एंटीजन या पैथोजन, ओके, ये लाइव भी हो सकता है या फिर किल्ड भी हो सकता है। सेकेंड जनरेशन में रिकॉम्बिनेंट डीएनए के थ्रू बनाया जाता है। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के थ्रू सेकेंड जनरेशन का वैक्सीन बनाया जाता है। हम लोग ऑलरेडी बायोटेक्नोलॉजी देख चुके हैं और बायोटेक्नोलॉजी में, पूरे बायोटेक्नोलॉजी में वैक्सीन बनाया जाता है, एंटीबायोटिक्स बनाया जाता है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का यूज करके। इसमें जेनेटिक इंजीनियरिंग का यूज किया जाता है। जेनेटिक इंजीनियरिंग में हम लोग क्या करते हैं, ईस्ट या बैक्टीरिया में कोई यदि पैथोजन है उसके उस पैथोजन के अगेंस्ट हम लोग पॉलीपेप्टाइड चेन बनाएंगे
प्रोटीन बनाएंगे और उसका यूज करेंगे एज अ वैक्सीन। ओके, जैसे एक वैक्सीन होता है हेपेटाइटिस बी। हेपेटाइटिस बी वैक्सीन ट्रांसजेनिक ईस्ट से प्रोड्यूस किया जाता है और ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का परिणाम है। ओके, तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के थ्रू यदि वैक्सीन बनाया जाता है तो इसको बोला जाता है सेकेंड जेनरेशन वैक्सीन। ओके, और थर्ड जेनरेशन वैक्सीन भी है। थर्ड जेनरेशन वैक्सीन डायरेक्ट जीन से प्रोड्यूस करवाया जाता है। ओके, तो ये हाईली पोटेंट वैक्सीन होता है, तो इसलिए इसको डीएनए वैक्सीन भी बोला जाता है। क्यों? क्योंकि इट इज प्रोड्यूस डायरेक्ट फ्रॉम द जीन और जीन डीएनए का पीस होता है, तो दैट्स व्हाई इट इज आल्सो नोन एज डीएनए वैक्सीन। और इसका एग्जांपल है ल्यूकेमिया वायरस वैक्सीन। ल्यूकेमिया वायरस वैक्सीन थर्ड जेनरेशन वैक्सीन है। ओके, अब आ जाइए फिर से फर्स्ट जेनरेशन वैक्सीन में। फर्स्ट जेनरेशन वैक्सीन भी डिफरेंट टाइप्स के हो सकते हैं। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को वीक किया जाता है, ये अलग अलग तरह से हो सकता है। वीक करके जिंदा ही छोड़ दिया जाए तो मतलब वीक है लेकिन लाइव है, या फिर उसे मार दिया जाए, किल्ड। ओके, तो दो तरह के हो गए, लाइव या फिर किल्ड। ओके, और कुछ होते हैं टॉक्साइड और कुछ होते हैं कॉम्बिनेशन। ओके, तो फर्स्ट जेनरेशन वैक्सीन टोटल 4 तरह का होता है। कौन कौन सब? लाइव, किल्ड, टॉक्साइड और कॉम्बिनेशन। जो लाइव वैक्सीन होता है, लाइव वैक्सीन जनरली पैथोजन को वीक करके बनाया जाता है, एटीन्यूटेट। ओके, तो यहाँ पे जो पैथोजन होते हैं उसको एटीन्यूटेट किया जाता है, या फिर जो नेचुरल पैथोजन है, नेचुरल पैथोजन को ले लिया। तो यहाँ पे दोनों हो सकता है, नेचुरल पैथोजन का यूज करके बनाया जा सकता है या फिर पैथोजन को एटीन्यूटेट वीक करके बनाया जा सकता है। ये हो गया लाइव वैक्सीन। और लाइव वैक्सीन का एग्जांपल है स्मॉल पॉक्स वैक्सीन। जो स्मॉल पॉक्स वैक्सीन का यूज किया था तो एडवर्ड जेनर ने लाइव वैक्सीन का ही यूज किया था। कैसे लाइव वैक्सीन? किसी पर्सन को यदि स्मॉल पॉक्स है तो जहां पे स्मॉल पॉक्स हुआ है, स्मॉल पॉक्स से ही उसका मटेरियल्स को निकाल करके जो हेल्दी पर्सन है उसमें डाल दिया गया कट करके। ओके, तो इससे इम्यूनिटी डेवलप हुआ था। यहाँ पे नेचुरल लाइव वैक्सीन हो गया। ओके, इसके अलावे बीसीजी का वैक्सीन है। बीसीजी वैक्सीन याद करिए, ट्यूबरकुलोसिस के प्रिवेंशन के लिए हम लोग बीसीजी वैक्सीन यूज करते हैं। ये भी लाइव वैक्सीन ही होता है। इसके अलावे ओपीवी होता है ओरल पोलियो वैक्सीन। ओरल पोलियो वैक्सीन भी लाइव वैक्सीन ही होता है। ओरल पोलियो वैक्सीन जो पोलियो का 2 बूंद जो खुराक दिया जाता है, ओरली दिया जाता है माउथ से, तो उसको बोलते हैं ओपीवी। ओके, ओरल पोलियो वैक्सीन ये भी लाइव होता है। इसके अलावे एमएमआर हुआ मीजल्स, मेम्स एंड रूबेला। 3 वायरस का एक वैक्सीन होता है। ओके, मीजल्स, मम्स एंड रूबेला, एमएमआर वैक्सीन, ये भी लाइव वैक्सीन होता है। और रोटा वायरस एक्चुअली डायरिया काउज करता है इन्फेंट में। जो बेबी होते हैं, बेबी में डायरिया उत्पन्न होता है रोटा वायरस से। डायरिया उत्पन्न होने के बहुत सारे पैथोजन होते हैं, लेकिन एक रोटा वायरस होता है, इससे भी डायरिया उत्पन्न होता है। तो डायरिया के प्रिवेंशन के लिए रोटा वायरस वैक्सीन बनाया गया और इसमें लाइव रोटा वायरस का यूज किया जाता है। ओके, तो ये सभी लाइव वैक्सीन का एग्जाम्पल है। कौन कौन सा लाइव वैक्सीन का एग्जाम्पल है? स्मॉल पॉक्स, बीसीजी, ओपीवी, एमएमआर और रोटा वायरस। ओके, अब आ जाइए किल्ड वैक्सीन की हम लोग बात करते हैं। किल्ड वैक्सीन में पैथोजन को किल कर दिया जाता है। किल कर दिया गया, पैथोजन पूरे इनएक्टिव हो गया और ऐसे वैक्सीन को ह्यूमन के बॉडी में इंजेक्ट किया जाता है। पैथोजन इनएक्टिव है, मर चुका है, लेकिन जैसे ही ह्यूमन का बॉडी में जाएगा तो एंटीजन है, फॉरेन पार्टिकल्स है, ह्यूमन का इम्यून सिस्टम उसके अगेंस्ट रिस्पॉन्स करेगा। तो मतलब ह्यूमन का इम्यून सिस्टम उसके अगेंस्ट एक्टिवेट हो जाता है। फिर कभी फ्यूचर में
एक्चुअल पैथोजन यदि ह्यूमन की बॉडी में अटैक करेगा तो ह्यूमन का इम्यून सिस्टम उसके अगेंस्ट रिस्पॉन्स कर पाएगा। ओके, क्योंकि ये ऑलरेडी इम्यूनिटी डेवलप कर चुका है। तो किल्ड वैक्सीन का एग्जांपल है, टाइफाइड के लिए वैक्सीन होता है टीएबी वैक्सीन। हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, टीएबी वैक्सीन होता है टाइफाइड, पैराटाइफाइड ए एंड बी वैक्सीन। ओके, निमोनिया, कोलेरा, रेबीज, इन्फ्लुएंजा, साल्क पोलियो को आईपीवी भी बोला जाता है, इनएक्टिवेटेड पोलियो वायरस। ओके, एक्चुअली इनएक्टिवेटेड पोलियो वायरस का वैक्सीन जो है जोसेफ साल्क नामक साइंटिस्ट ने सबसे पहले तैयार किया था, तो इसलिए इसका नाम पड़ गया साल्क पोलियो। ओके, तो ये सभी किल्ड वैक्सीन है। ओके, टॉक्सॉइड वैक्सीन देख लीजिए। टॉक्सॉइड वैक्सीन में होता है टेटेनस और डिप्थीरिया। टेटेनस और डिप्थीरिया टॉक्सॉइड वैक्सीन का एग्जाम्पल है। टेटेनस को शॉर्टकट में टीटी भी लिखते हैं और डिप्थीरिया को डीटी। ओके, और कॉम्बिनेशन में होता है डीटेप और एमएमआर। ये कॉम्बिनेशन है। कॉम्बिनेशन मतलब डिफरेंट पैथोजन को एक साथ मिला करके हम लोग वैक्सीन के रूप में यूज करते हैं। डिफरेंट पैथोजन मीन्स जैसे डीटेप में डिप्थीरिया के लिए वैक्सीन है, टेटेनस के लिए वैक्सीन है और पर्ट्यूसिस के लिए वैक्सीन है। ओके, तो कॉम्बिनेशन है यहाँ पे। एमएमआर में मीजल्स के लिए, मम्स के लिए और रूबेला के लिए वैक्सीन है। तो यहाँ पे डिफरेंट वैक्सीन कॉम्बिनेशन करके बनाया जाता है। ओके, तो ये हमारा कॉम्बिनेशन वैक्सीन हो गया। ओके, तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ वैक्सीन हो गया। ओके, और जैसे आजकल कोरोना वायरस का भी वैक्सीन बन चुका है। और कोरोना वायरस के लिए कौन सा वैक्सीन है, तो देखिए कोरोना वायरस के वैक्सीन को कोविशील्ड के नाम से जानते हैं या फिर कोवैक्सीन या फिर कोविशील्ड कोरोना वायरस के प्रिवेंशन के लिए वैक्सीन बनाया गया है। ओके, और आप लोग कोरोना वायरस का वैक्सीन लगाए भी होंगे, आप लोगों को पता भी होगा। ओके, तो यहीं पे हमारा वैक्सीन की कहानी समाप्त होती है। थैंक यू सो मच।